आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों के बीच हैदराबाद के टिफिन सेंटरों ने खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टिफिन सेंटर में काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि हम इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं। एलपीजी को लेकर दिक्कत चल रही है। हम पहले 1800 से 1900 रुपये में सिलेंडर खरीदते थे, लेकिन अब तो 3000 से 4000 रुपये भी सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम यह इलेक्ट्रिक स्टोव ले आए हैं। अब तो इलेक्ट्रिक स्टोव भी मुश्किल से मिल रहे हैं। कुमार है, मैं करमनगढ़ से जेबी नाश्ता पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अभी गैस नहीं मिलने के कारण से क्या है, बहुत दिक्कत आ रही है। और जैसो हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके आके यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी गैस बहुत प्रॉब्लम चल रहा। गैस पहले जो 1800-1900 रुपये में आता था, अभी 3-4 हज़ार बोले तो भी नहीं मिल रहा गैस अपने को। बहुत दिक्कत हो रहा बोल के हम लोग जो सो इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके आए, वो अभी चला रहे। अभी वो भी क्या है, मिलना मुश्किल हो गया इलेक्ट्रिक चूल्हा में। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना में दलबदल को लेकर चल रहे विवाद के बीच संविधान की रक्षा के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। यह पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुई हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिकाओं को निपटा दिया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कोर्ट ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया है। उस आदेश में तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया गया था कि वे उन विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लें जिन्होंने बीआरएस छोड़कर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला साझा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने अवमानना की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। पीठ को यह जानकारी दी गई थी कि स्पीकर ने अब अयोग्यता से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं पर फैसला ले लिया है। वहीं कोर्ट ने स्पीकर के कार्यालय को निर्देश दिया कि वे शुक्रवार यानी आज तक याचिकाकर्ताओं के फैसले की एक प्रति उपलब्ध कराए और 4 दिनों के भीतर पूरी कार्रवाई की रिकॉर्ड भी जमा करे। सनराइज लीड्स द्वारा द 100 2026 सीजन के लिए पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन करने पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारा दायरा सिर्फ आईपीएल तक सीमित है। दूसरे लीग्स में क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आईपीएल के जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइजी ने जो है, तो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब नहीं। किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं, तो हमारा कोई दखल नहीं। वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। इट्स प्योरली अप टू द फ्रेंचाइजी हु हैड बॉट अ टीम आउटसाइड इंडिया। इफ दे आर टेकिंग सम प्लेयर्स समवेयर आउटसाइड इंडिया इन देयर दैट लीग, वी आर लीस्ट कंसर्न बिकॉज इन आईपीएल देयर इज नो सच प्लेयर। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार SC/ST लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के अंदर ही आंतरिक आरक्षण के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉबी काम कर रहा है। उनके बीच आपसी खींचतान चल रही है और इस खींचतान में SC/ST युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसलिए पूरा समुदाय आक्रोशित है। हम आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार से एक मजबूत रुख और पक्के वादे की उम्मीद करते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसे तुरंत लागू करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद देवेगौड़ा ने एलपीजी की कमी को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्षों से जुड़ी रुकावटों के बाद एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गने के बाद गौड़ा ने यह बयान दिया है। वहीं एक मीडिया से बात करते हुए देवेगौड़ा ने स्वीकार किया कि भू राजनीतिक स्थिति ने आपूर्ति पर कुछ दबाव डाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। देवेगौड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार इन सब बातों को स्पष्ट नहीं कर रही है। सरकार इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष हर मुद्दे को सरकार की गलती निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे उसमें कोई सच्चाई हो या न हो।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों से पहले ओडिशा कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु बुलाने के बाद से इंकार किया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि वे बाद में उनसे मुलाकात करेंगे। मुख्य सचेतक CS राजेश एक्का समेत ओडिशा कांग्रेस के 8 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए और एक निजी रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग और ऑपरेशन कमल की खबरों का खंडन किया, लेकिन शिवकुमार ने कहा कि रिसोर्ट की राजनीति उनके लिए नई नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ओडिशा विधायकों को नहीं बुलाया है, वे बेंगलुरु आए हैं। सत्र समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि वे क्यों आए हैं। उस राज्य के हमारे PCC अध्यक्ष ने फ़ोन करके हमारे विधायकों को आने के लिए कहा था। मैंने उनसे कहा कि यह पार्टी का मामला होगा, इसलिए मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा। वे मैसूर देखना चाहते हैं। जब उन्होंने मुझे बताया कि हम आएंगे तो मैंने कहा कि आ जाइए। उन्होंने रहने के लिए आरामदायक जगह मांगी थी, इसलिए हमने उनके लिए व्यवस्था कर दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें शांति के लिए एक रचनात्मक आवाज़ बनना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे दूसरे देशों, पूरे क्षेत्र, गैस सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की भलाई और सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचेगा। हमारे कई रिश्ते भी दांव पर लगे हैं। दुनिया के हित में यही है कि हम सब मिलकर इस संघर्ष को ख़त्म करने की कोशिश करें और इस मामले में हमें एक अग्रणी आवाज़ बनना चाहिए। हम पर भी इसका असर पड़ रहा है क्योंकि हम इस क्षेत्र में बहुत करीब हैं और हमारे बहुत सारे हित से इससे जुड़े हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रमों के कारण देश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समय में जब हम चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और जनता को आश्वस्त करना चाहिए। लेकिन विपक्ष गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। और दूसरा एक और विषय सर, क्योंकि हमारे सदस्यगण बैठे हैं और आप भी शुक्रवार के दिन जब प्राइवेट मेंबर्स बिल भी शुरू होना है उससे पहले मेरे जवाब है, इसीलिए मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाह रही हूँ। इस देश में ऐसे विदेश के वजह से, विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। जनता को वीके शशिकला ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। AIADMK से अलग होने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय पुरचिथलेवर मक्कलम मुनेत्र कड़गम नाम की एक नई पार्टी बनाई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल जयललिता के निधन के बाद AIADMK में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। उस समय संपत्ति से जुड़े एक मामले में शशिकला को सजा हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पनीरसेल्वम ने शशिकला का विरोध किया। शशिकला ने बाद में मुख्यमंत्री पद के लिए पलनीस्वामी को चुना, लेकिन जब शशिकला जेल चली गई तब पलनीस्वामी और पनीरसेल्वम फिर से एक साथ आ गए। इसके बाद पार्टी के अंदर बड़ा फैसला लेते हुए शशिकला को AIADMK से बाहर कर दिया गया। AIADMK में पलनीस्वामी और पनीरसेल्वम की संयुक्त नेतृत्व व्यवस्था चली, लेकिन 2022 में पलनीस्वामी को पार्टी का महासचिव बना दिया गया। वहीं इसके बाद O पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। पार्टी ने साफ कहा कि शशिकला और OPA को दोबारा AIADMK में जगह नहीं दी जाएगी। इन हालात के बाद से यह सवाल उठने लगा था कि शशिकला आगे क्या कदम उठाएंगे। द्राविड़ मुनेत्र कड़गम के जिला सचिवों की बैठक 15 मार्च को पार्टी अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में होगी। यह बैठक चेन्नई में पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में होगी। पार्टी के सभी जिला सचिवों से इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार चर्चाओं का मुख्य केंद्र संगठनात्मक मामले और राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम में रहने की उम्मीद है। इस बैठक के दौरान आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारियों और जिलों में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के उपायों की समीक्षा भी किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि डीएमके के वरिष्ठ नेता और प्रमुख पदाधिकारी जिला सचिवों के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक को तमिलनाडु में पार्टी के भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों से पहले एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक परामर्श के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान इजरायल अमेरिका जंग जारी है, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अयतुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को कथित हत्या को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हुई, लेकिन इस पर अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। संसद में भी अब तक इस मामले में कोई शोक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समझौते वाले नेतृत्व द्वारा अमेरिकी इजरायली सहयोगियों को नाराज न करने का संकेत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के संवैधानिक प्रमुख अयतुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, विदेश मंत्री मौन हैं, संसद में अब तक शोक प्रस्ताव तक नहीं रखा गया है। आगे लिखा है कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही रूप से निंदा की है, लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका इजरायल के हमले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। यह भी याद रखना चाहिए कि ईरान ब्रिक्स प्लस मंच का हिस्सा है, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है। एलपीजी की कमी की खबरों पर महाराष्ट्र सरकार में मार्केटिंग और प्रोटोकॉल एफडीआई डायस्पोरा मामले और आउटरीच मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगले 100 दिनों की योजना पर काम चल रहा है। आई थिंक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्था है। जो ज़रूरत की चीज़ है उसको इस्तेमाल करो और अधिक होगा उसको कम करो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सोच समझ के कीजिए। बाकी तो भारत की सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में बहुत सक्षम है, हमें कोई रोकता नहीं टोकता नहीं। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी है तो वो उनके नेतृत्व में सभी प्रकार के आगे के 100 दिन की प्लानिंग हम लोग की चलती रहती और इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है, होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमको महीने में 1 लगता है और हम 4 लेके रखेंगे तो शॉर्टेज हो सकता है, इसलिए होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं, जितना लगेगा उतना मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।